अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा रज़ा और आप देख रहे हैं आज न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है कराची के इलाके कायदाबाद कज़ाफ़ी टाउन। और नाजरीन, इस वक्त जिस फैमिली के साथ हम मौजूद हैं आपको बड़े ही अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है। नाजरीन, ये एक सैड स्टोरी है। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद ज़मन, जिनकी एज 59 ईयर है। और ऊपर देखो, ऊपर ऐसे देखो, ऊपर देखो, ऊपर ऐसे देखो, ऊपर देखो। अच्छा, मलाइका इधर देखो, मलाइका, मलाइका इधर देखो। सामने देखो, हाथ नहीं डालते, हाथ नहीं डालते, अच्छा, हाथ नहीं डालते। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, दुआ से आपकी शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, बड़ा करम नवाजी है। ये मेरे असल में 9 बच्चे मेरे हैं, जिसमें से 2 बच्चियाँ मेरी शादीशुदा हैं, वो अपने घरों में। तो उनकी शादियाँ भी मैंने बड़ी मुश्किलात के साथ कराई हैं। तो अल्लाह पाक का फिर भी एहसान है, करम है कि उनकी शादियाँ हो गई, वो अपने घर की हो गई। अब 2 बच्चियाँ मेरी ट्विन्स हैं, तो वो अपनी माँ के साथ इन बच्चों का ख्याल रखती हैं। ये 3 बच्चे मेरे ऐसे हैं जो माजूरी का शिकार हैं। तो एक बच्चा मेरा छोटा है जो कि 9 क्लास में पढ़ता है, उसके तालीमी अखराजात में इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर सका, तो उसने स्कूल छोड़ा। तो उसने कहा मैं प्राइवेट तरह से, जैसे दूसरे लोग इम्तिहानों में बैठते हैं, तो मैं भी इसी तरीके से तालीम हासिल करके इम्तिहान दूंगा, प्राइवेट इम्तिहान दूंगा। मैट्रिक के लिए अप्लाई किया उसने। तो ये बच्चा मेरा है, जहांगीर नाम है इसका। ये तकरीबन 10 माह का था, इसको फिट्स का दौरा पड़ा। तो जब से ही, आज 28 साल की उम्र का है, तो जब ही से ये माजूरी का शिकार है। ये ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पे 2 तरह से माजूर है। ये ना बोल सकता है ना चल सकता है। तो इतने अरसे से हमारी कोशिश तो थी, मैं उस वक्त मेहनत के काबिल था, तो अपने तौर पे मैं मेहनत मज़दूरी करता था। कंधों का काम मैंने मज़दूरी, बोरी का काम ट्रकों पे किया, कंटेनर्स खाली करने का काम भी किया। हर तरह से अपनी मेहनत मशक्क़त करके अपनी ख़ुददारी के तहत इन तीनों बच्चों का इलाज करवाता रहा। लेकिन अब मेरी कमर टूट गई है, क्योंकि मेरी उम्र हो गई है 59 साल। तो मुझे कोई नौकरी नहीं दे रहा है, कोई इस पे तैयार नहीं है, कोई जॉब देने के लिए भी तैयार नहीं है उम्र के लिहाज से। फिर ये मेरी दूसरी बच्ची, मलाइका नाम है इसका, 18 साल की उम्र में। इसको बचपन में ही दौरा पड़ गया था, जब ये 7 महीने की उम्र में थी। तो उस दौरे से अब तक बदस्तूर ये उसी तरह है जैसा ये भाई की पोजीशन है। तीसरी बच्ची मेरी अरिशबा नाम है, तो इसको भी इसी तरह से हुआ। 5वें महीने में इसको, पैदाइश के 5वें महीने में इसको दौरा पड़ा। तो ये बच्ची भी इसी तरह से माजूर हो गई। अभी तीनों बच्चों की एक जैसी पोजीशन है और एक जैसी बीमारी लाहक है, जहनी तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे भी। ये बोल भी नहीं सकते हैं, ये चल फिर भी नहीं सकते हैं। तो आपने इनका इलाज करवाया, कोई डॉक्टर के पास अब गए? हमने सरकारी अस्पतालों से ज़्यादातर जिन्ना हॉस्पिटल, NICH और सिविल हॉस्पिटल और ज़ुबैदा में एक ट्रस्ट के ज़रिए हमने इलाज करवाया था। 2 साल वहाँ से करवाया, 4 साल सिविल हॉस्पिटल से इलाज करवाया, और जिन्ना हॉस्पिटल से 2 साल इलाज करवाया, फिर 1 साल इलाज करवाया, फिर एपिलेप्सी, नेशनल एपिलेप्सी से इलाज करवाया। असल में नाम तो है सरकारी अस्पतालों का, बहुत अच्छे तरीके से हर कोई जानता है, लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हमें ख़रीदनी पड़ती हैं। और उस वक्त ये था कि मैं बरसरे रोज़गार था, तो मैं कुछ ना कुछ कर लेता था। कुछ ट्रस्टों के हवाले से मैं करता था, उनको रिक्वेस्ट करके। तो वो ट्रस्टी भी मुझे इतना भगाती थी कि 3-3, 4-4 चक्कर मुझे एक मेडिसिन के लिए लगाने पड़ते थे। सरकारी अस्पतालों की ये पोजीशन है कि नाम तो है सरकार का, लेकिन मेडिसिन का पता नहीं है, कौन ले जाता है, आती भी है या नहीं आती है, कोई पता नहीं। इसके अलावा आप बता रहे थे कि आपका एक बच्चा जो है फौत हो गया, तो वो कैसे फौत हुआ, उसके साथ क्या मसला था? वो बच्ची मेरी भी इसी तरह की थी, डिसेबल थी, माजूर थी। तो वो भी बोल नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसको इतना शदीद दौरा पड़ा कि वो मैं मजबूर था कि मेरे घर में कोई अखराजात अफोर्ड के लिए कोई सिस्टम नहीं था ऐसा। तो मैं मज़दूरी, योमिया उजरत की मज़दूरी थी, मैं काम पे निकल गया। तो अचानक 11 बजे मुझे फ़ोन आ गया। मेरे कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे, ठेकेदार ने बताया कि आपके घर में कोई हादसा हो गया। तो मेरे तो औसान ख़ता हो गया, मेरी जान निकल गई। मैंने बोला ये क्या हो गया, अल्लाह खैर करे। मेरी बच्ची जो है, सुबह उसकी हालत सही नहीं थी, मैं छोड़ के आ गया। अगर मेरे पास कुछ भी होता तो मैं उस बच्ची को हॉस्पिटल तक कम से कम वो करता, ड्रॉप करता, या उसका कोई ट्रीटमेंट करवाता, सरकारी अस्पताल में ले जाता। मजबूरी थी,
इंतहाई मजबूरी हो तभी सरकारी अस्पताल तक इंसान जाता है। तो मैं ले जाता, लेकिन मसला ये था कि मैं इतना मजबूर था कि ना किसी से कह सकता था मुझे कोई कर्ज़ा दे दो या ऐसी कोई बात। तो मैं मजबूरन वो बच्ची को इस तरह हालत में घर पे छोड़ के, फिर भी मैंने अपनी वाइफ़ को कहा, उस वक्त मेरी वाइफ़ सेहतमंद थी, तो मैंने अपनी वाइफ़ को कहा इसको ये करीबी डिस्पेंसरी है गवर्नमेंट की, यहाँ तक ले जाना, और ये NGOs की एक डिस्पेंसरी है, वहाँ तक कोशिश कर लेना ताकि ये बच्ची को कुछ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ कि वो वाइफ़ के ले जाने से पहले ही बच्ची दम तोड़ गई। घर से 8 बजे मैं निकला तो 9:30 बजे बच्ची ने दम तोड़ा, इंतकाल हो गया। वो जानवर नहीं हो सकी। किस वजह? इसकी बुनियादी वजह ये थी कि देखें, अगर हमें मेडिकल की सहूलत, जैसे गवर्नमेंट ऐसे माजूर लोगों के लिए फैसिलिटियों का ऐलान करती है और गाए बगाए अपनी लंबी तकरीरों में ये हमारे सियासतदान ब्यूरोक्रेट्स वगैरह बोलते रहते हैं कि हमने इन बच्चों की ये सहूलत की। मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ, मुझे ये बताएं, ये फ़ंड, ये सहूलतें, ये सब कहाँ जाती हैं, किसके लिए हैं? मेरे घर में हम 4 हैं, एक मैं हूँ, मैं भी डिसेबल हूँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी गर्दन की 3 मोहरे टूट गए थे, तो डॉक्टरों ने मेरे, उस वक्त डॉक्टर यूनुस था सोशल सिक्योरिटी में, मैं 4 साल ज़ेरे इलाज रहा हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। तो मेरी वो डिसेबिलिटी हुई, मेरी गर्दन जो है ना, कभी ऐसा होता है मैं रात को सो के उठता हूँ तो मेरी गर्दन मुड़ती नहीं है, और कभी ऐसा होता है मैं रास्ते में चलता भी हूँ तो सीधा अपनी गर्दन सीधी रख के चलता हूँ, तो दोबारा जब टर्न करता हूँ पीछे किसी चीज़ को देखने के लिए, गर्दन मुड़ती नहीं है, मेरी हड्डी से आवाज़ें निकलती हैं, बड़ा अजीब से महसूस, ऐसा लगता है मेरा सर नीचे गिरने वाला है। तो मैं, आपने बताया कि आपकी वाइफ पहले ठीक थी जी, तो आपकी वाइफ के साथ क्या मामला है? मेरी वाइफ को मैदे का आर्जा है, अल्सर हो गया था, उसको भी मैंने जेना में ले गया था, उसका ट्रीटमेंट, एडमिशन ही नहीं कर रहे थे, बड़ी मुश्किलों से सिफारिश करवा के मैंने उसको दाखिला दिलवाया था। 18 दिन वहाँ एडमिट रही, तो उसका ट्रीटमेंट होता रहा। तो अभी फिर उसके साथ वही प्रॉब्लम है, वो मुकम्मल इलाज हो नहीं सका क्योंकि दवाइयाँ महंगी थी, मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था, क़ुव्वत ख़रीद नहीं थी मेरी। मैंने मजबूरी के तहत वो सरकारी अस्पताल का ही रुख किया, फिर मेडिसिन के लिए अप्लाई करता रहा, लेकिन वो कहते थे कि मेडिसिन इस तरह की। अल्लाह पाक आसानी फरमाए आपके लिए। अच्छा, आपने बताया कि आपकी 2 बेटियां और हैं जी जी, जो ट्यून से, तो उनकी क्या एज है अभी? मेरी 2 जुड़वा बेटियाँ हैं जो शादी के लायक हैं, लेकिन मेरी इस वक्त जो है ना हालत ऐसी है कि मैं 22 साल की, दोनों बच्चियाँ 22 साल की हैं, तो मेरी इस वक्त इतना तंगदस्ती है, इतनी परेशानी है कि मैं उन बच्चियों को रुखसती उनकी नहीं कर सकता हूँ। तो कौन चाहता है इतने अरसे तक अपनी बेटियों को घर में रखने का? मुझे भी नहीं है कि एक इस्लामी बापर्दा घर हो मुसलमान के घर में, तो इस तरह से हो तो अच्छा नहीं, गैर शरई बात। तो इस वक्त जिस घर में आप रह रहे हैं, ये आपका रेंट का घर है या अपना? ये घर मेरा किराए पे है, इसका मैं 8,000 रुपये किराया भरता हूँ, 4,000 रुपये यूटिलिटीज़ के बिल आ जाते हैं वो भरता हूँ, तो ये 12,000 में मुझे पड़ जाता है। इस बेरोज़गारी की वजह से मेरे इस घर का किराया मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, ये 3रा महीना है, ये 24,000 रुपये किराया बन जाता है, तो मैं नहीं अफोर्ड कर नहीं दे सका हूँ। तो उनको मैं तसल्लियाँ ही देता रहता हूँ मालिक मकान को, वो तो मांगता है हर मकान मालिक। अच्छा, इस वक्त आप कोई जॉब नहीं कर रहे? नहीं सर, इस वक्त मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मैं बेरोज़गार बैठा हूँ, 1 साल हो गया मुझे। तो इस वक्त घर का गुजर बसर रोज़ाना कैसे चल रहा है आपका? बस बड़ी मुश्किलात हैं, क्या बताऊँ मैं आपको। वो EOBI से एक मिल की पेंशन थी, वो 8,500 रुपया है, वो मिल जाती है, तो उससे मेरा जो है ना घर का जो है खींचातानी, दुकानों का मेरे ऊपर बहुत उधार चढ़ चुका है, 2 दुकान वालों का उधार है, तो बस उनके आगे भी बहाने वाने करता रहता हूँ कि भाई आजकल अल्लाह करेगा कहीं से कोई रास्ता पैदा हो जाएगा। सब मुझे यही कहते हैं पहले तो ऐसा नहीं था, अब ये क्या हो गया? मैंने बोला अच्छा, अभी तक के आपके साथ ऐसे बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं और मेरे ख्याल से जानते भी होंगे काफ़ी सारे लोग। जी जी, तो अभी तक के कोई इदारों से आपने खुद से रुजू किया, या कोई इदारे, कोई NGO, कोई फाउंडेशन, या कोई XYZ गवर्नमेंट के कुछ इदारे, या कोई गवर्नमेंट के MP या MNA आपके इलाके के, वो आपके पास आए आपकी हेल्प करने, या आपके इलाके मकीनों में से कोई लोग आपके रिलेटिव? नहीं, MP MNA इन लोगों से तो कोई तवक्को रखी भी नहीं जा सकती है। बाकी रह गए अपना NGOs, तो NGOs जो है ऊँट के मुंह में ज़ीरा डाल के फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो मैंने बहुत किया, कोशिश की, मैंने बहुत सौ को दरख्वास्तें भी दी और उनको मेरे हालात का भी पता, आए मेरा घर देखा, मेरे बच्चों को देखा, गए, फिर वापस किसी ने नहीं पलटा। किसी ने ये नहीं सोचा कि इस बंदे के साथ उम्र भर की मसले मसाइल हैं, तो कुछ अरसे के लिए तो हम इसको सहारा दे दें, किसी ने नहीं दिया। ये समझ लें नाज़रीन कि इन्होंने अपनी लाइफ में से एक आधी ज़िंदगी जो है, अपनी ज़िंदगी में से एक आधी ज़िंदगी इस दुख में गुजार दी, क्योंकि इनका एक बेटा जो बड़ा बेटा है जिसकी उम्र इस वक्त 28 साल है। अगर ये बच्चा माजूर नहीं होता तो शायद इन्हें ज़रूरत नहीं होती जो से कुछ बोलने की, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं नाज़रीन, इनकी 2 बेटियाँ और एक बेटा जो माजूर है और जिनकी अब
मैं आपको बता नहीं सकता कि आप भी शायद इनकी परवरिश नहीं कर सकें, लेकिन इनकी उम्र जो है 59 साल हो चुकी है, 59 ईयर ओल्ड इनकी एज है। इस उम्र में तो लोग जॉब भी नहीं करते, लेकिन आप देख सकते हैं इस वक्त भी ये जॉब ढूंढ रहे हैं और इनको कोई जॉब नहीं मिल रही। और इस टाइम में अपने बच्चों की परवरिश करना, इनकी माँ को मेरा सलाम है, कि इनकी बहनों को मेरा सलाम है, जिस तरीके से अपनी बहनों की, अपने भाई की परवरिश करी है। इस बाप को मेरा सलाम है कि अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत ज़्यादा सब्र दिया है। मेरी दरख्वास्त है गवर्नमेंट के इदारों से, उन NGO से, बिलखुसूस मैं आप बात करना चाहूँ JDC की, ज़फ़र अब्बास, जो कि बहुत सारे हेल्प आउट करते हैं माशाल्लाह, बहुत जगह में नज़र आते हैं और हकीकतन वो लोगों की मदद भी करते हैं। तो ज़फ़र भाई, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बराए मेहरबानी इनके पास भी आप आएँ। इनके साथ भी बहुत एक दुख अफसोसनाक कहानी चल रही है, तो इनकी आप हेल्प करें और इनसे हम इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी जानेंगे और इनका एड्रेस भी जानेंगे। जिस भाई ने भी, जिस कंपनी ने भी इनकी हेल्प आउट करनी है, क्योंकि अभी रमज़ान आने वाले हैं और बहुत सारी कंपनीज़ के ओनर हैं जो ज़कात निकालते हैं, फ़ितर निकालते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत रिचेस्ट फैमिली से हैं, बहुत अमीर हैं और वो अपनी ज़कात निकालते हैं, लेकिन उन्हें ख़ुद को नहीं पता है कि उनकी ज़कात सही हाथों में जा रही है या नहीं। ये वो सफ़ेद पोश लोग हैं नाज़रीन, जो बराबर वाले घर में भी खबर होने नहीं देते कि हमारे घर में क्या सूरत हाल चल रही है। तो मेरी कंपनियों के ऑनर से, वो रिचेस्ट फैमिली से जो अपनी ज़कात निकालते हैं, फ़ितरे जिनके होते हैं, लाखों रुपये जिनकी ज़कात जाती है, तो लिहाजा आप अपनी ज़कात उन हाथों में दें जो उस ज़कात के हकदार हों, उस ज़कात के मुस्तहिक हों। इनसे इनका कॉन्टैक्ट नंबर जानने की कोशिश करेंगे और आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इनकी हेल्प करेंगे। इंशाल्लाह हमसे भी जो हुआ हम करेंगे। सर, आप जो है अपना कॉन्टैक्ट नंबर और मौजूदा जो आपका नंबर ऑन है वो कॉन्टैक्ट नंबर आप बताएं और मौजूदा जो आपका इस वक्त एड्रेस है वो आप बता दें। इंशाल्लाह आँच न्यूज़ के प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेंगे, हम उम्मीद। मेरा अपना नंबर है 0322 23 00 735 735। दूसरा नंबर है 0331 फिर 31 72 865। ये दो नंबर हैं, जो एक मेरे घर का है और एक मेरा है। एड्रेस मेरा है कज़ाफ़ी टाउन, मकान का नंबर है B58, बाहर दीवार पे लिखा हुआ है, नज़द रेडियो ग्राउंड कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, एरिया कायदाबाद, मेन नेशनल हाईवे, डाउलस वाली गली। सीधी आएँ तो चौथे चौक पे आप उल्टे हाथ पे मुड़ जाएंगे तो पहले ही आगे घर मेरा आ जाएगा। अच्छा, इस वक्त गवर्नमेंट के आला इदारों से, वो इदारों से जो हेल्प आउट करते हैं, NGO से, फाउंडेशन से, वेलफेयर से, बहुत सारे इदारे हैं जो इंसानी खिदमत के लिए काम कर रहे हैं और शायद उन्हें नहीं पता हो कि आपके साथ ये वाक़या दरपेश है, तो उनसे क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे आप? देखिए, जो इंसानियत का दर्द रखने वाले लोग हैं, मैं उन्हीं से अपील करता हूँ कि मेरे हालात को आँखों से देख के, जान के, इससे बढ़ के कोई हकीकत नहीं है। जो आपके सामने आँच न्यूज़ की बड़ा एहसान है, उनके अमले का, उनके एकाबरीन का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तहे दिल से उन्हें खुशामदीद कहता हूँ कि उन्होंने मेरे इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए जदोजहद की, तो ये काबिल तहसीन बात है। मैं दूसरी जिस एज में भी हूँ, जिसका मैंने अभी केवल कुछ देर पहले ज़िक्र भी किया, लेकिन मैं फिर भी ये चाहता हूँ कि मुझे कोई जॉब दे दे तो मैं अपनी मेहनत करूँ। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि कोई तो ऐसा आए मुझे नौकरी दे दे। मैंने जगह जगह अप्लाई किया, सब मुझे यही कहते हैं कि आपकी उम्र ओवर एज है तो आपको नौकरी नहीं मिल सकती है, हुकूमत की तरफ से कोई मसाइल हैं। और मेरा छोटा बच्चा जो 9वीं पढ़ के अभी मैट्रिक के लिए अप्लाई किया, उसने बेचारे ने भी बहुत कोशिश की, घर के हालात को देख के, इन परेशानियों को देख के और मेरी बेरोज़गारी को देख के उसने अप्लाई किया, जगह जगह कंपनियों में CVयाँ बना के दी और बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी उम्र कम। अब समझ नहीं आता है, बाप की उम्र ज़्यादा, बेटे की उम्र कम, तो फिर हम जाएं कहाँ? ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें हमें कोई, इन बच्चों की वजह से कि हमें कोई परेशानी या हम इतना वो हैं इनकी वजह से तंग हो रहे हैं, तो ये अल्लाह ताला की रहमत है। इसका इन बच्चों के बारे में कुरान पाक में ज़िक्र है बाकायदा। बारी ताला ने फरमाया है कि मैंने तुम्हारे अंदर, ए लोगों, मैंने तुम्हारे अंदर ऐसे लोग भी पैदा किए हैं जो मेरे राजदार हैं, मेरे मासूमीन हैं, जिनको बोलने और चलने की सलाहियत मैंने नहीं दी है। ये तुम्हारे ऊपर आजमाइश है कि तुम इनके साथ क्या सलूक रखते हो, लेकिन ये हकदार हैं, इनके साथ अच्छा सलूक रखो, शफ़क़त वाला मामला करो, बरोज़े महशर ये तुम्हारे लिए ज़रिया निजात होंगे। और वो माँ बाप बड़े खुश नसीब हैं जिनके घरों में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। फिर मुश्किलात दुनिया में ये आती रहती हैं, हर किसी के साथ हैं, बड़ों के साथ भी हैं, छोटों के साथ भी है। ये दुनिया फ़ानी है, ये चंद दिनों की मेहमान दुनिया है। अबदी ज़िंदगी वहाँ है, वहाँ के लिए सामान पैदा करना है। ये हमारे बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ
कि आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि छोटों पे शफ़क़त करो और बड़ों के साथ अदब से पेश आओ। और आप जो है ऐसे जो माजूर बच्चे होते थे आप उनके पास खुद जाया करते थे, उन्हें अपने हाथ मुबारक से माशाल्लाह से उन्हें अपने हाथ मुबारक से जो है खाना खिलाया करते थे। तो एक ये बहुत बड़ी बात है। और ये भी इरशाद फरमाया है कि जो लोग ऐसे बच्चों पर शफ़क़त करेंगे तो बरोज़े महशर क़यामत वाले दिन जो है यही बच्चे जो है उनके हाथ पकड़ के अपने हाथ से उन्हें जन्नत में लेके जाएंगे। तो एक ये बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ अपने मेज़बान राजा रज़ा को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन मोहम्मद राहिल के साथ आँच न्यूज़ कराची।